अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुस्तजाब हैदर, आपका फ़िज़िक्स टीचर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 और आज चैप्टर नंबर 10 के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है स्पीड ऑफ लाइट, कि हम किस तरह से स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र कर सकते हैं। बहुत सारी अटेम्प्ट्स हुई हैं स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र करने के लिए, और उन्हीं अटेम्प्ट्स में से एक ऐसी अटेम्प्ट हम यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसको माइकलसन ने किया था, और ये माइकलसन्स मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ लाइट इस नाम से जाना जाता है। तो चलें स्टूडेंट्स, लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग ये चीज़ जानते हैं कि जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट की ट्रैवल करने की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। बहुत तेज़ रफ्तार से लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इतनी तेज़ी से जाती है कि अर्लियर साइंटिस्ट जो थे, वो उनमें से बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट इस बात पे बिलीव रखते थे कि शायद लाइट को ट्रैवल करने के लिए टाइम की ज़रूरत ही नहीं होती, यानी लाइट की स्पीड नहीं होती, ये हर वक्त हर जगह पे मौजूद होती है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो समझते थे कि लाइट जो है वो उसको ट्रैवल करने के लिए टाइम की ज़रूरत है, और लाइट की स्पीड भी है और स्पीड बहुत ज़्यादा है, हम इस वजह से उसे मेज़र नहीं कर पाते। इन्हीं साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट था गैलीलियो, जिसने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र करने की कोशिश की, लेकिन उस दौर में कोई ऐसा मेथड वो डिवाइस नहीं कर पाया जिससे स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र किया जा सकता। लेकिन उसके बाद माइकलसन ने एक मेथड डिवाइस किया, और उस मेथड को यूज़ करते हुए उसने सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को मेज़र किया, और ये मेथड माइकलसन्स मेथड के नाम से ही जाना जाता है, और उसी को आज हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। तो हम लोग स्टूडेंट्स जो स्पीड ऑफ लाइट मेज़र करेंगे या मेथड इसका सीखेंगे, दिस मेथड इज़ कॉल्ड माइकलसन्स मेथड। टू मेज़र the speed of light। तो स्टूडेंट्स, हम माइकलसन के मेथड को यूज़ करके स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करना आज सीखेंगे। अब स्टूडेंट्स, किस तरह का मेथड है, स्कीमेटिक आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ हुई है, मैं आपको समझाता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, माइकलसन ने एक 8 साइडेड मिरर यूज़ किया। ये जो स्टूडेंट्स आपको एक 8 साइडेड फिगर नज़र आ रही है, ये फिगर एक मिरर है, और इसकी जो सारी सरफेसेस आपको नज़र आ रही हैं, ये मिरर वाली सरफेसेस हैं। हम इनकी नंबरिंग भी कर देते हैं। ये मिरर नंबर 1 है, ये 2 है, ये स्टूडेंट्स 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये 8 है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये 8 मिरर्स हैं, और जिनको हम लोगों ने ख़ास एंगल्स पे जोड़ा हुआ है, और इस वजह से इसे हम 8 साइडेड मिरर कहते हैं। और ये जो 8 साइडेड मिरर है स्टूडेंट्स, इसको हम लोगों ने एक मोटर के साथ जोड़ा हुआ है, और उस मोटर के साथ ये मिरर जो है वो रोटेट भी कर सकता है। जैसे कि ये आपको जो एरो है ये बता रहा है कि ये जो मिरर है इस वक़्त ये इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर सकता है, और ये हम लोगों ने एक ऐसी मोटर के साथ इसे अटैच किया हुआ है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपनी मर्ज़ी की एंगुलर स्पीड के साथ या एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ उसे रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट भी मौजूद है, जिसे हम लोगों ने एस का नाम दिया हुआ है। उसके साथ-साथ स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक और प्लेन मिरर भी मौजूद है। ये भी स्टूडेंट्स एक मिरर है, प्लेन मिरर है, यानी इसमें से भी जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, इसमें से रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर की तरफ जा सकती है। और स्टूडेंट्स, एक हमारे पास यहाँ पे टेलीस्कोप भी मौजूद है, जो कि यहाँ पे जो आने वाली लाइट है उसको देखने के लिए इस्तेमाल होगी। अब स्टूडेंट्स, इसकी अरेंजमेंट ज़रा देखें। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें पता है कि लाइट जब भी किसी मिरर पे टकराती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहता है। अब स्टूडेंट्स, हमने इसको किसी कुछ इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि एक सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आती है हमारे मिरर 1
के फेस पे टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके वो इस डायरेक्शन में आ जाती है। और नीचे हम लोग देख रहे हैं हमारे पास एक और मिरर पड़ा हुआ है, ये इस दूसरे मिरर पे टकराएगी, फॉल करेगी और इससे टकराने के बाद वो वापस ऊपर की तरफ जाएगी और मिरर नंबर 3 जो है उस पे टकराएगी और वहाँ पे टकराने के बाद फिर से एक दफ़ा रिफ्लेक्ट होगी और आगे की तरफ चली जाएगी और जिस जगह पे हम लोगों ने टेलीस्कोप रखी हुई है ये उस टेलीस्कोप में जाएगी और हम लोग उस टेलीस्कोप में से इस सोर्स ऑफ लाइट को इस वक्त देख सकेंगे। ये स्टार्टिंग पे स्टूडेंट्स हमारी अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि टेलीस्कोप में से हमें सोर्स ऑफ लाइट नज़र आ रहा होता है, यानी ये जो आपको इस वक्त अरेंजमेंट नज़र आ रही है एग्जैक्टली इसी फॉर्म के अंदर हमारे पास टेलीस्कोप के अंदर ये सोर्स नज़र आ रहा होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मिरर है जो यहाँ पे अटैच किया गया है ये रोटेटेबल है, जो 8 साइडेड मिरर है। जब ये रोटेट करेगा तो हमें पता है कि इसके फेसेस की जो पोजीशन है वो चेंज होती जाएगी। अब इमेजिन करें कि अगर इस मिरर को हम थोड़ा सा रोटेट कर दें, बिल्कुल थोड़ा सा, जब ये थोड़ा सा रोटेट होगा ये जो फेस 1 हमें नज़र आ रहा है इस फेस 1 की पोजीशन बदल जाएगी और अगर इसकी पोजीशन बदल गई तो जो लाइट इससे आ रही है वो टकरा के अब इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी और अगर वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगी तो किसी और पॉइंट पे पहुंचेगी, वहाँ पे गई तो इसका मतलब है उसका पाथ सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया और आगे वो टेलीस्कोप में नहीं जा पाएगी। यानी टेलीस्कोप में हमें सोर्स ऑफ लाइट एग्जैक्टली उस वक्त नज़र आएगा जिस वक्त ये वाली अरेंजमेंट होगी। अगर इससे थोड़ा सा भी मिरर को हम आगे या पीछे रोटेट करवा के इसके फेसेस की पोजीशन को चेंज करवा देते हैं तो हमें टेलीस्कोप में लाइट जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी। अब स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हम लोग इस तरह करते हैं कि मैंने कहा था कि हम 1 को थोड़ा सा रोटेट कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा रोटेट नहीं करते, आप इस मिरर को इस तरह से रोटेट करें कि जो 1 आपको नज़र आ रहा है एग्जैक्टली इस जगह पे 2 आ जाए, यानी जो फेस नंबर 1 है इसको रिप्लेस कर दे फेस नंबर 2। तो अगर फेस नंबर 2 एग्जैक्टली फेस नंबर 1 की जगह पे आ जाएगा तो उस वक़्त 2 की जगह पे 3 आ चुका होगा, 3 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 6 आ चुका होगा और हमारी ये जो अरेंजमेंट है इसमें फेसेस जो उनके नंबर्स हैं वो बदल गए होंगे, लेकिन अरेंजमेंट एग्जैक्टली इसी तरह की होगी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अगर ऐसा हो जाए तो हमें सोर्स जो है वो अपनी टेलीस्कोप में से नज़र आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? तो स्टूडेंट्स उसका आंसर यकीनन यही होगा कि क्योंकि लाइट जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन पे डिपेंड कर रही है, ना कि फेस पे कि 1 है या 2 है। अगर 2 1 की जगह ले लेता है, 3 2 की जगह ले लेता है, 4 जो है वो 3 की जगह ले लेता है, तो हमारे पास फिर से एग्जैक्टली यही अरेंजमेंट बन जाती है और इस अरेंजमेंट में हमें फिर से सोर्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपने याद रखना है कि नंबर्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, द पोजीशन ऑफ द फेसेस आर इम्पोर्टेंट। कि हमारे पास जो चीज़ अहमियत रखती है वो ये रखती है कि आपका फेस जो है वो किस पोजीशन पे मौजूद है, ना कि कौन सा फेस किस जगह पे। अगर इस 1 की जगह पे 4 भी आ चुका हो, तो 4 अगर यहाँ पे आ चुका होगा एग्जैक्टली इसी जगह पे, तो फिर भी हमें सोर्स जो है वो नज़र आ रहा होगा क्योंकि अरेंजमेंट बिल्कुल इसी तरह से होने वाली है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और यहाँ पे, जो हमारी लाइट है जब वो मिरर नंबर 1 से टकरा के नीचे तक आती है, तो ये 1 और ये जो नीचे हम लोगों ने फिक्स्ड मिरर रखा हुआ है इन दोनों के दरमियान अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स इस डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान में। लाइट जो है वो ट्रैवल करती है, इधर जाती है, वापस जाती है और फिर उस जगह पे पहुंच जाती है। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास मिरर है ये रोटेट कर सकता है विद मोटर। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से करें कि हम इसकी जो मोटर है उसको चला देते हैं, हमारे मिरर ने रोटेट करना शुरू करेगा। अब जैसे ही मिरर रोटेट करना शुरू करेगा, हल्की सी स्पीड से घूमेगा तो इसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। जब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो हमें टेलीस्कोप में से हमारा सोर्स जो है वो नज़र आना बंद हो जाएगा, हमें सोर्स नज़र नहीं आएगा। हम क्या करते हैं कि हमारी जो मोटर है हम उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है हम उसे बढ़ाते चले जाते हैं। अब स्टूडेंट्स जैसे जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे जो मिरर है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ घूमता चला जाएगा।
और हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं और टेलीस्कोप से कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें सोर्स नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एक टाइम ऐसा आता है कि इसके घूमने की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें अचानक से सोर्स नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हमें सोर्स नज़र आना शुरू होता है तो हम इस मोटर को उस जगह पे फिक्स कर देते हैं। अब हम अपने घूमने वाले मिरर की जो फ्रीक्वेंसी है उसे कम या ज़्यादा नहीं करते। जिस जगह पे हमें सोर्स नज़र आना शुरू हो गया है, हमने उस फ्रीक्वेंसी को लॉक कर देना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सोर्स हमें नज़र कब आना शुरू हुआ? तो स्टूडेंट्स ये ही एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे हम लोगों ने सारी अपनी डेरिवेशन करनी है। स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि हमारे सोर्स से लाइट आई और फेस नंबर 1 से टकराई। अब जब वो फेस नंबर 1 से टकराई है और हमें पता है कि ये तो रोटेट कर, अब जो लाइट है वो 1 से टकरा के नीचे की तरफ आएगी और वो नीचे वाले इस मिरर तक जाएगी। अब इस मिरर से टकरा के उसने वापस ऊपर जाना है और 3 पे पहुंचना है। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि लाइट टकराई 1 से और ये हमारा जो 8 साइडेड मिरर है ये घूम रहा है और वो टकरा के नीचे की तरफ आई, लाइट ने नीचे की तरफ आना शुरू किया और मिरर ने घूमना शुरू कर दिया। और ये लाइट नीचे आते 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 हमारे नीचे वाले मिरर से टकराई और फिर टकरा के वापस इस जगह पे आई। लेकिन जब ये इस फेस पे पहुंची तो इस वक्त यहाँ पे फेस नंबर 3 मौजूद नहीं था, बल्कि इस वक्त यहाँ पे फेस नंबर 4 आ चुका था। अगर फेस नंबर 4 एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे मौजूद हो जिस पोजीशन पे इस वक्त फेस नंबर 3 मौजूद है, तो अरेंजमेंट तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरह से होगी कि हमारी लाइट जो है वो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे टकराएगी, इसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप में चली जाएगी। यानी इमेजिन करें हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि लाइट फेस नंबर 1 से टकराई, टकराने के बाद नीचे की तरफ आई और मिरर एम पे टकराई और एम से टकरा के वापस गई 3 पे। जब ये स्टैटिक था तो हमें टेलीस्कोप नज़र आ रही थी, अब ये भी घूम रहा है। जब वो घूमते हुए इस तरह की सिचुएशन आ गई कि वो जब 1 से टकरा के नीचे गई और नीचे से वापस यहाँ तक पहुँची, तो इस वक़्त जो 4 था वो 3 की जगह पे आ चुका था, जो 3 था वो 2 की जगह पे जा चुका था, जो 2 था वो 1 की जगह पे आ चुका था। यानी एक फेस ने एग्जैक्टली अगले वाले फेस की जगह ले ली हुई थी और हमारे पास जो लाइट है फिर हमें वो टेलीस्कोप में नज़र आनी चाहिए। जैसे हमने शुरू में इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर लिया था कि फेस के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ेगा और फेस की पोजीशन से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 4 एग्जैक्टली उस पोजीशन पे मौजूद है जिस पोजीशन पे 3 है, तो हमारी लाइट को टेलीस्कोप के अंदर चले जाना चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स देखें हुआ क्या है, हुआ ये है कि जितने टाइम में हमारी लाइट 1 से m तक आई और फिर m से वापस 3 तक जाना था उसने, उतने टाइम में हमारा 3 जो था वो 2 की जगह ले चुका था, 4 जो था वो 3 की जगह ले चुका था। यानी हम लोग कहेंगे कि जितने टाइम में हमारी लाइट m कैपिटल M अपर ये जो रोटेटेबल मिरर है वहाँ से चली और नीचे वाले फिक्स्ड मिरर तक पहुँची और फिर नीचे वाले फिक्स्ड मिरर से मूव करते करते ऊपर वाले रोटेटेबल मिरर तक पहुंची। जितना टाइम उसने ऊपर से नीचे और नीचे से वापस ऊपर जाने में लगाया, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में उसने मिरर ने रोटेट करते हुए उसके एक फेस ने उससे अगले वाले फेस की जगह ले ली हुई थी। ये दो टाइम्स एग्जैक्टली इक्वल हैं, यानी कैपिटल एम से स्मॉल एम और फिर स्मॉल एम से वापस कैपिटल एम तक जाने वाला टाइम और एक फेस का दूसरे फेस की जगह ले लेने वाला टाइम, ये दोनों टाइम्स आपस में इक्वल थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि जब एक फेस ने दूसरे फेस की जगह ले ली तो उस वक़्त आपके इस रोटेट करते हुए 8 साइडेड मिरर ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया था, उसने कितना एंगल कवर किया था। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इसी मिरर को देखें ज़रा। अगर स्टूडेंट्स हम इस 8 साइडेड मिरर की बात करें, ये देखें ये हमारे पास 8 साइडेड मिरर है जो मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे। अब स्टूडेंट्स इस 8 साइडेड मिरर को अगर हम लोग देखें और हम कहें कि इसको एक सर्कल के अंदर हम लोगों ने पोजीशन किया हो,
लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये एक सर्कल है। अब हमें पता है कि एक सर्कल के केस में जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई रेडियंस या हम उसे 360 डिग्रीज कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, इस केस में अगर हम सर्कल की बात करें तो हर एक साइड ने एक सर्टन स्पेसिफिक एंगल बनाया हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हम गौर से देखें तो क्योंकि हमारे पास 8 साइड्स हैं, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने एक सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और ये जो हर एक हिस्सा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये उन 8 हिस्सों में से एक हिस्सा मौजूद है। तो स्टूडेंट्स क्या हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक फेस के एंगल की बात करें कि एक फेस कितना एंगल जो है वो सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं कि एक फेस जो एंगल सब्सटीट्यूट कर रहा है वो 2 पाई बाय 8 के बराबर है, क्योंकि हम लोगों ने जो 2 पाई था यानी टोटल सर्कल था उसको 8 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। तो आप स्टूडेंट्स इमेजिन करें कि जब 3 ने 2 की जगह ली या 4 ने 3 की जगह ली, तो उसने एक फेस का पूरा एंगल जो था वो ट्रैवल कर किया, और वो एक फेस का पूरा एंगल ट्रैवल करके आगे गया। तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग फिर इसमें कह सकते हैं कि जब एक फेस ने दूसरे फेस की जगह ली तो उसने ट्रैवल करते हुए जो एंगल कवर किया था वो 2 पाई बाय 8 के बराबर था। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो थीटा इस केस में आता है वो थीटा इक्वल आ जाएगा 2 पाई बाय 8 रेडियन, इसके इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और चैप्टर नंबर 5 की कुछ इक्वेशंस को हम लोग याद करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो थीटा होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी। ये ओमेगा टी के इक्वल होता है, और इसमें ओमेगा क्या है स्टूडेंट्स, हमें याद है कि जो ओमेगा था इसके अंदर, ये तो हमारे पास थी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर हम लोग बात करते हैं इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यू भी सीखी हुई थी। हमने सीखा था कि हमारे पास जो ओमेगा होता है ये 2 पाई बाय टी टाइम पीरियड, या इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 2 पाई एफ, ये इसके बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है। अगर ये वैल्यू इस जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं तो थीटा जो हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से आ जाता है 2 पाई एफ, और साथ में ये जो स्मॉल टी है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों थीटा की वैल्यूज़ को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी यहाँ पे सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 का अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आता है 2 पाई बाय 8 इज इक्वल टू 2 पाई एफ और टी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास रिलेशन आ गया इन दोनों के दरम्यान। अगर हम इसमें देखें तो कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे पास 2 पाई लेफ्ट हैंड साइड पे भी मौजूद है, राइट हैंड साइड पे भी मौजूद है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। एफ जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसे दूसरी तरफ ले जाएं तो ये स्टूडेंट्स डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/8, और ये f जब नीचे जाएगा तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1/8f इज इक्वल टू टी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टाइम आ गया। ये स्टूडेंट्स कौन सा टाइम है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर हमारे एक फेस ने दूसरे फेस की जगह ले ली थी। यानी जो हमारा 4 है वो 3 की जगह पे आ गया था, जो 3 है वो 2 की जगह पे आ गया था। तो स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू 1/8 f, ये हमारी बेसिक इक्वेशन बन गई टाइम की, और स्टूडेंट्स इसे हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एक चीज़ और हम लोगों ने देखी थी कि अब लाइट जो है वो फेस नंबर 1 से टकराई थी और
फिर स्मॉल एम तक गई थी और फिर वापस कैपिटल एम तक गई थी और उसके बाद हमारे टेलीस्कोप के अंदर एंटर हो गई थी। अब स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखें और ये टाइम निकालने की कोशिश करें तो स्टूडेंट्स वो कैसे निकाल सकते हैं? हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ये चीज़ सीखी हुई है कि हमारे पास जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको निकालने का फॉर्मूला है। वी नो दैट हम लोगों ने सीखा है स्टूडेंट्स के S इज इक्वल टू V इंटू टी, इसके बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करते हैं कि इसी इक्वेशन में S क्या है, तो स्टूडेंट्स S तो वो डिस्टेंस है जो ट्रैवल किया जाता है। अब इस केस में देखें कि M1 और M2 के कैपिटल M और स्मॉल m के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम लोगों ने स्मॉल d के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइट कैपिटल M से स्मॉल m तक आई, जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो स्मॉल d था, और फिर वो स्मॉल m से वापस कैपिटल M तक आई तो उसने जो दोबारा डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी d था। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे आते हुए और नीचे से वापस ऊपर जाते हुए जो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो कितना था, तो वो डिस्टेंस था 2d के इक्वल। तो स्टूडेंट्स फिर इस केस में हम लोग s की जगह पे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ d, और फिर स्टूडेंट्स v जो है ये है स्पीड उस ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है, और यहाँ पे जो चीज़ मूव कर रही है वो तो लाइट है, और लाइट की स्पीड को हम लोग स्मॉल c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे v की जगह पे हम लोग लिख देंगे स्मॉल c, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा आएगा टाइम t। अब स्टूडेंट्स अगर इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करें, जो c यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2d डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू स्मॉल t, और इसे स्टूडेंट्स हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। अब स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को गौर से देखें और इनके दरमियान रिलेशन की बात करें तो हमें यहाँ से बिल्कुल वही इस्टेब्लिश्ड फैक्ट जो हम लोगों ने शुरू में देखा था उससे साथ लेके चलना पड़ेगा। हमने कहा था कि जितना टाइम हमारे एक फेस को दूसरे फेस में की जगह लेने में लग रहा है, एग्जैक्टली उतना टाइम ही हमारी लाइट को एक अपर वाले मिरर से लोअर वाले मिरर और फिर इससे वापस ऊपर जाने में लग रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो दो टाइम्स हम लोगों ने कैलकुलेट किए हैं, एक वो वाला टाइम है जो इक्वेशन नंबर 3 में रिप्रेजेंट किया गया जिसमें एक फेस ने दूसरे फेस की जगह ली, और जो इक्वेशन नंबर 4 में टाइम है ये वो टाइम है जिसमें लाइट कैपिटल M से स्मॉल m तक गई और स्मॉल m से फिर कैपिटल M तक गई। तो ये दोनों टाइम्स आपस में इक्वल हैं। हमने उस वक्त अपने सोर्स को देखा था, उस वक्त हमने मोटर की फ्रीक्वेंसी को फिक्स किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में जो कैलकुलेट किया गया टाइम है ये दोनों टाइम्स आपस में इक्वल हैं जिस वक्त हमारे घूमते हुए मिरर की फ्रीक्वेंसी इस जगह पे आ चुकी है कि हमें टेलीस्कोप में से सोर्स नजर आ रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 में दोनों टाइम्स हैं, दोनों टाइम्स इक्वल हैं, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/8 f इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाय c। हमारे पास इस तरह का रिलेशन आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर इसे हम रीअरेंज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिएगा ये c यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो c, और जब ये 8f दूसरी तरफ जाएगा तो 2d मल्टीप्लाइड बाय 8 इंटू एफ, ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ से जो c की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 8 इंटू 2, ये आ जाएगा 16, और साथ में आ जाएगा d और f। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सी इक्वेशन बन गई कि c किसके इक्वल है, 16d f के इक्वल है। और स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए माइकलसन ने स्पीड ऑफ लाइट जो थी उसे मेजर कर लिया। किस तरह से मेजर किया स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं उसमें एक है d,
और दूसरा है हमारे पास f, और d क्या है स्टूडेंट्स, d तो डिस्टेंस है जो m और कैपिटल M और स्मॉल m के दरमियान है, तो डिस्टेंस तो हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी f, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, ये हमारे रोटेट कराते हुए मिरर की फ्रीक्वेंसी है जो कि हमने खुद से एडजस्ट की थी। तो इसका मतलब है d भी मेजरेबल है और f भी मेजरेबल है। और स्टूडेंट्स माइकलसन ने d भी मेजर किया और f भी मेजर किया, और इनकी वैल्यूज़ जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट की तो उसने स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो कैलकुलेट कर ली, और ये स्पीड ऑफ लाइट उसके बहुत ज़्यादा करीब थी जो एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट हमें इस वक्त पता है, जिसको हम लोग जानते हैं कि जो c है दैट इज़ 2.9979 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, और जिसे हम राउंड ऑफ करके तकरीबन 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड ये ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस मेथड को यूज़ करते हुए माइकलसन ने स्पीड ऑफ लाइट जो थी वो डिटरमिन की। अब स्टूडेंट्स इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो एक कमरे के अंदर, एक लैब के अंदर इस्टेब्लिश किया जा सकता है? तो स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है, हमारे मिरर को घुमाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ ये थी कि मिरर M और M, कैपिटल M और स्मॉल m, इनके दरमियान डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाए ताकि हमारे पास जो टाइम का कुशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था ये दो डिफरेंट माउंटेन्स के ऊपर किया गया कि एक मिरर जो है वो एक माउंटेन पे पड़ा हुआ है और दूसरा मिरर जो है वो दूसरी माउंटेन पे पड़ा हुआ है। इतना ज़्यादा डिस्टेंस इन दोनों मिरर्स के दरमियान रख के फिर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया ताकि हम वो जो टाइम का कुशन है उसको मैनेज कर सकें। और फिर स्टूडेंट्स ये जो स्पीड ऑफ लाइट हम लोगों ने यहाँ पे मेजर की है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ये मैक्सिमम होती है जब हम इसे मेजर करते हैं वैक्यूम में या एयर के अंदर, जहाँ पे इसकी वैल्यू तकरीबन इक्वल होती है। इसके अलावा किसी भी और मीडियम के अंदर अगर हम लोग लाइट की स्पीड की बात करें तो वो लाइट की स्पीड हमेशा इससे कम होगी। और स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हमारे पास, ये जो स्पीड ऑफ लाइट वाला आर्टिकल है इसके लास्ट पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई हैं। ये लास्ट पैराग्राफ आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से पढ़ना है और इसे याद भी करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से माइकलसन ने एक बहुत ही जीनियस किस्म का मेथड जो था डिवाइस किया जिससे स्पीड ऑफ लाइट को हम लोगों ने मेजर किया। तो यकीनन आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।